हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं जिसमें कि आपका यूएस ने जो है पीस डील करवाई है कोसोवो और सर्बिया के बीच में। ये एक यूरोपियन कंट्री है, कोसोवो और सर्बिया दोनों। तो इनके बीच में पीस डील हुई है। इससे यूएस को क्या फ़ायदा होगा और लोगों का क्या फ़ायदा होगा, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इस कोसोवो और सर्बिया की जो है हिस्ट्री जान लेते हैं। तो दोनों, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन कंट्री है। और थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। 1362 में सर्बियन एम्पायर काफ़ी बड़ा और काफ़ी सॉलिड एम्पायर था उस टाइम पे, 1362 में। तो कोसोवो जो था एक छोटा सा हिस्सा था आपका सर्बिया में, जो है सर्बिया के बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ में। तो ये जो था आपका कोसोवो सर्बिया का जो है पार्ट था 1362 में। उस समय एम्पायर काफ़ी सॉलिड था, अच्छा था, पावरफुल एम्पायर था यूरोप में, सर्बियन एम्पायर। 1389 से ये एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हुआ। तो जब कमज़ोर होना शुरू हुआ तो 1683 के आसपास ओटोमन एम्पायर एकदम पावरफुल हो गया था। धीरे धीरे एम्पायर ने जो है, ओटोमन एम्पायर ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करा। 1603 में ओटोमन एम्पायर काफ़ी जो है पावरफुल हो गया था, उसी एरिया वगैरह ग्रैब करने लग गया था। तो कोसोवो जो पार्ट था वहाँ पे काफ़ी जो है मुस्लिम मेजोरिटी आ गई थी। तो बाकी सर्बिया से और आपका कोसोवो में जो है डेमोग्राफिक चेंज हो गया, एथनिक चेंज हो गया, रिलीजन्स चेंज हो गया, कास्ट क्रीड सब चेंज हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ के लोगों का हिसाब बदल गया, कोसोवो का, सर्बिया के लोगों का हिसाब बदल गया। तो उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर जो है कमज़ोर हुआ, ओटोमन एम्पायर, तो 1912 में सर्बिया ने जो है कोसोवो को जो है रीगेन कर लिया। सर्बिया ने कोसोवो को जो है रीगेन कर लिया और एक नया देश बना यूगोस्लाविया, जिसमें कोसोवो, सर्बिया और भी देश थे। तो धीरे धीरे जो है आपका आगे चल के क्या हुआ, 1991 में एक तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर टूटा। ठीक है जी, रशिया जो है आपका टूटा। आज रशियन फेडरेशन, उस समय यूएसएसआर था। और एक देश और टूटा था 1991 में, वो यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसमें, तो स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये कंट्री उसमें से निकले थे। तो 1992 में आपका क्या हुआ कि कोसोवो में जो है आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट एक बन गए थे, जिनका नाम जो था आपका इब्राहिम इब्राहिम रुगोवा था। इब्राहिम रुगोवा, इन्होंने जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट हूँ मैं भैया कोसोवो का। उसके बाद आपका क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया, सर्बिया का जो है मूड ख़राब। अब सर्बिया, छोटे मोटे क्लैशेस हुए, लड़ाई हुई, फिर धीरे धीरे आपका मान के चलिए 1993 से लेके 1993 से लेके 1997 तक बहुत क्लैश, लड़ाई, राइट, दंगे फसाद, आर्म, गोली, बम सब चले, दबा के चले, और आगे भी धीरे धीरे चलते रहे। 2008 में कोसोवो ने जो है अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया कि हम भैया आज़ाद हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड। उस समय 92 में जो है आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इब्राहिम रुगोवा कोसोवो के, और कंट्री ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, कोसोवो जो है सर्बिया से 2008 में। अब यहाँ पे राजनीति शुरू। यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सारी, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है कोसोवो, जिसने आज़ाद डिक्लेयर करा था खुद को, कोसोवो, उसको जो है इन्होंने सपोर्ट करा। यूएस, कनाडा और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री ने जो है कोसोवो का साथ दिया, जिसने अपने आप को जो है जिसने अपने आप को सर्बिया से जो है आज़ाद घोषित कर दिया था। इंडिया, चाइना, रशिया और काफ़ी सारे देशों ने जो है सर्बिया को सपोर्ट करा। इंडिया का तो सपोर्ट करना बनता था, क्योंकि अगर इंडिया जो है अगर कोसोवो को सपोर्ट कर देता
तो हमारा क्लेम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कमज़ोर पड़ जाता। क्यों? क्योंकि कोसोवो ने खुद को आज़ाद घोषित किया था, सर्बिया से हम आज़ाद हैं, और सब ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी सारी, यूएस ने, और उनको सपोर्ट किया। पर इंडिया ने सर्बिया को इसलिए सपोर्ट करा क्योंकि कोसोवो ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया था। सर्बिया के अंदर तो पहले से था, लेकिन बाद में कोसोवो ने कर दिया था। अगर हम कोसोवो को सपोर्ट नहीं करते कि भाई हम सर्बिया को अगर सपोर्ट नहीं करते और कोसोवो को सपोर्ट करते, तो हमारा जो क्लेम था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे वो कमज़ोर पड़ जाता। तो नेचुरली हमने सर्बिया को सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। और आपको पता होगा कि इंडिया में एक गेम्स हुए थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है, तो उसमें कोसोवो की एक प्लेयर थी, उसको आना था, तो मना कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ही नहीं दिया। भैया, हम आपके देश को, कोसोवो को हम रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, तो कोसोवो के प्लेयर को हम कैसे इंडिया में आने देंगे? तो उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था उस चीज़ पे। तो हो गया क्योंकि हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया था, तो हम पासपोर्ट ही नहीं दे सकते। जिस देश को हमने रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, तो पासपोर्ट कहाँ से देंगे उसको? खेल ख़त्म। उसके बाद आपका क्या हुआ, अब आते हैं प्रेजेंट सिनारियो पे। प्रेजेंट सिनारियो ये है कि आपका यूएसए ने दोनों के बीच में 1 साल का एग्रीमेंट कराया है। कितने का? 1 साल का, कि आप 1 साल आराम से, शांति से, ना कोसोवो सर्बिया को बोले, ना कोसोवो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोले कि सर्बिया को रिकग्नाइज़ ना करो आप, ना सर्बिया ऑल ओवर वर्ल्ड बोले कि आप कोसोवो को रिकग्नाइज़ मत करो। आप आराम से रहिए, आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है ध्यान दीजिए। तो बेसिकली आपका यूएस ने बोला है कि हमारी कंपनियां कोसोवो में, सर्बिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी, यूएसए गवर्नमेंट जो है आपको लोन वगैरह देगी। तो इस पे जो है डील साइन हुई है, और इस पूरी की पूरी डील का, भले डील ब्रेक यूएस ने करवाई है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशरी अगर कोई है तो ना यूएस है, ना सर्बिया है, ना कोसोवो है। कौन है? इज़राइल। अगर आज के टाइम में आप देखें कि यूएस प्रेसिडेंटशिप के अंडर में यूएसए से भी ज़्यादा, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप में अगर एक कंट्री जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो खुद यूएसए भी नहीं है, वो आज के टाइम पे इज़राइल है। मेरे कहने का मतलब, एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसका खुद के देश को जितना फ़ायदा नहीं हुआ उतना किसी और को हुआ, इज़राइल को हुआ है। कैसे? आप देखो, पहला तो आपका, पहली कंट्री यूएसए था जिसने अपनी एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट कर दी जेरूसलम में, और दूसरा अब्राहम अकॉर्ड करा दिया यूएई में और इज़राइल में। अब तेल अवीव और जेरूसलम का केस ये है कि जेरूसलम ऐसी जगह है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और इज़राइल, ये तीनों कंट्री का एक बहुत बड़ा जो है, बहुत पुराना, बहुत रिलीजियस जो है उनका, स्पिरिचुअल रिलीजियस वहाँ पे जो है आपका एंगल आता है। तीनों कंट्री जो है उसको रिलीजियसली बहुत प्रायोरिटी देते हैं जेरूसलम को, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और इज़राइली, हिब्रू लोग। तो तीनों के लिए जो है वो एक बहुत ही मान्यता वाली जगह है, पर कब्ज़ा तो जाहिर सी बात है इज़राइल का है। तो एक प्रेसिडेंट जिसके प्रेसिडेंटशिप में खुद के देश को ना फ़ायदा हो कि इज़राइल को हुआ है फ़ायदा सबसे बड़ा। कैसे? अभी इसमें पता लगेगा आपको कि इज़राइल सबसे बड़ा विनर इस पॉइंट में कैसे है। तो दोनों के बीच में आपका जो है पीस डील साइन हुआ 1 साल के लिए। पैसा मिलेगा आपको यूएस से, ठीक है, कंपनी आपको, हमारी कंपनी वहाँ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, कंपनी लगाएंगी कि XYZ बहुत काम होगा। तो ये चीज़ें फ्री में तो आई नहीं है, कुछ शर्तों के साथ आई होंगी। तो पहला शर्त तो यही है, छोटा शर्त है, कि आप हुआई को 5G टेक्नोलॉजी के लिए, चाइना की जो कंपनी है हुआई, वो सर्बिया और कोसोवो से बाहर रखेंगे। तो छोटी सी मार्केट जो है यूएस को मिल गई, ठीक है। दूसरा हिजबुल्ला को जो है आपका कोसोवो और सर्बिया दोनों एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देंगे हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला बेसिकली क्या है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। हिजबुल्ला जो है एक ग्रुप है जो कि लेबनान में है, लेबनान में स्थित है,
बट इसको बैक कौन करता है? पैसा। पैसा और सपोर्ट कहाँ से आता है इसको? ईरान से। यानी कि हिजबुल्ला इज अ ईरान बैक्ड ग्रुप विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन लेबनान। ईरान बैक्ड ग्रुप है जो कि लेबनान में स्थित है, और ये लोग इसराइल पे बहुत हमला करते हैं, इसराइल पे बहुत हमला करते हैं। तो पहला तो बेनिफिट इसराइल का यहीं से हो गया कि हिजबुल्ला को ये लोग जो है आपका आतंकवादी संगठन मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी को इन दोनों कंट्री में, कोसोवो और सर्बिया में जो है आपका डीक्रिमिनलाइज करेंगे। क्रिमिनलाइजेशन है इसका होमोसेक्सुअलिटी पे, तो इसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट 2021 के अंदर सर्बिया और कोसोवो दोनों अपनी एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करेंगे जेरूसलम में। सर्बिया और आपका कोसोवो जो है दोनों अपनी एम्बेसी को जो इज़राइल के अंदर है तेल अवीव में, उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे? जेरूसलम में। पहली चीज़, सबसे बड़ा बेनिफिशरी। ये पीस डील 1 साल के बाद चलेगी नहीं चलेगी, प्रेसिडेंट कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन साइन हुआ है कि एम्बेसी तो शिफ्ट होगी। और हिजबुल्ला, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इज़राइल का फ़ायदा है। बाकी 5G टेक्नोलॉजी, डीक्रिमिनलाइजेशन, ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तुर्की ने इसको जो है कहा है कि ये गलत है, कोसोवो को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो XYZ जो भी है, लेकिन अब तो डील साइन हो गई है। और इसमें इज़राइल भी काफ़ी खुश है। काफ़ी क्यों, सबसे ज़्यादा खुश है। उसने कहा कि जो है पहला यूरोपियन कंट्री जो अपनी एजेंसी, जो अपनी एम्बेसी जो है आपका तेल अवीव से शिफ्ट कर रहा है आपका जेरूसलम में, और मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री कोसोवो पहली जिसने अपनी एजेंसी जो है आपका तेल अवीव से शिफ्ट करी है जेरूसलम में। तो इज़राइल के तो मज़े हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इज़राइल को हुआ इस पूरे डील में। आप देखिए कहीं से कहीं तक अमेरिका को क्या है, अमेरिका इज़राइल का इतना साथ क्यों दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली, क्योंकि उनका जो मेन एथनिक वोट बैंक है वो इज़राइली मूल के निवासी हैं जो यूएस में हैं। जो आपका डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उसका जो हस्बैंड है वो भी इज़राइली मूल का है। तो बेसिकली वो इस वक्त पूरे का पूरा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको जीतना है। और अभी एक सर्वे आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस मात्र 16% है, जो बाइडन के 84% है। चाइना भी उधर डरा हुआ है कि भैया कहीं डोनाल्ड ट्रंप ठोक ना दे जाते जाते। कोई भरोसा थोड़ी ना, डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार आना नहीं है, तो आने के लिए चांसेस बहुत कम है। तो वो तो बंदा हाथ पैर मारेगा, फ्रस्ट्रेटेड है वो इस वक्त। कोरोना ने बैंड बजाई रखी है, इकनॉमी की बैंड बजी चुकी है वहाँ पे, यहाँ पे भी बजी, लेकिन हर जगह बजी। वहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो चाइना अलग डरा हुआ है कहीं ठोक ना दे जाते जाते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और चीज़ें आ रही हैं, और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो आगे जैसा होगा देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू।